Good morning, students. Welcome to DSEJ Tele Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Myself, Neeraj Sharma, teacher from District Doda. In today's session, we will start chapter number 2 of 10th class Political Science, and our today's chapter is Federalism. Right? And we will complete this chapter in two parts. In this part 1, we will discuss on these three main objectives, that is the meaning and concept of federalism, the features of federalism, and the main objectives of federalism. Right? So let me introduce this term with you. Let us recall the power sharing arrangement made by Belgium in chapter 1. तो चैप्टर 1 में हमने दो एग्जांपल्स पढ़ी थी पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एक हमारी एग्जांपल जो थी वो बेल्जियम की थी और एक श्रीलंका की थी। राइट? तो दोनों ने कंट्रेरी अप्रोचेस जो है वो अडॉप्ट की थी पावर शेयरिंग की। तो बेल्जियम ने क्या किया था कि बेल्जियम ने वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे थे उनको सेटल करने के लिए बेल्जियम ने पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया था। उन्होंने बहुत एफिशिएंटली और इंटेलिजेंटली जो है वो एकोमोडेट किया था डिफरेंट एथनिक डाइवर्सिटीज़ को। राइट? अगर आपको याद हो तो वहाँ पे बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स थे जिनमें मेजर थे द डच स्पीकिंग, एंड जो सेकंड मेजॉरिटी वहाँ पे थी वो थी फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की। तो उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको सेटल किया गया था बाय सूटेबल अरेंजमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो जो पावर शेयरिंग है उसी को एट लेटरल स्टेज हम कहते हैं फेडरलिज्म। राइट? तो जब आपको याद होगा जब बेल्जियम ने पावर्स को यूनियन गवर्नमेंट से हटा के और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को एम्पावर किया था, तो उस टाइम आप कह सकते हो कि वो एक यूनिटरी फॉर्म से शिफ्ट होके एक फेडरल फॉर्म की तरफ उन्होंने शिफ्ट किया था। राइट? सो बेल्जियम ने क्या किया था कि बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन वाज 4 टाइम्स अमेंडेड टू एम्पावर देयर रीजनल गवर्नमेंट्स। राइट? एंड मेड देम इंडिपेंडेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जब उनको लगा कि अदरवाइज़ कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उनको रिजॉल्व करना जो है वो डिफ़िकल्ट है, तो उन्होंने जो है वहाँ के प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो थी उनको एम्पावर किया बाय वे ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि वो कोई यूनियन गवर्नमेंट की मर्जी पे न रहें, बट उनको इंडिपेंडेंट किया यूनियन गवर्नमेंट की पावर से। राइट? सो इसलिए वहाँ पे कोई बड़ा सिविल वार नहीं हुआ। बट अगर हम श्रीलंका की एग्जांपल को रिकॉल करें तो हमें पता कि वहाँ पे पावर शेयरिंग को जो है नहीं किया गया, पावर्स को डिसेंट्रलाइज नहीं किया गया, तो फिर वहाँ पे सिविल वॉर हुई थी। राइट? तो बिकॉज उन्होंने एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही कंटिन्यू किया, इसलिए उनको सिविल वॉर के जैसे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा। बट जो बेल्जियम था उन्होंने शिफ्ट किया फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल सिस्टम, एंड दे जो उन्होंने उस सिचुएशन को आने ही नहीं दिया जिसमें उनको कोई सिविल वार या कोई ऐसे वायलेंट डिस्प्यूट्स को का सामना करना पड़ता। सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मीन्स द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एमंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स along with the central unit। राइट? जो सेंट्रल यूनिट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसके पास भी पावर रहे, बट जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं तो उनके पास भी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हो टू लेजिस्लेट एंड एग्जीक्यूट ऑन सर्टेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। राइट? तो कंट्रोवर्सी का चांसेस कम किए जाएं, इस तरीके का एक अरेंजमेंट पावर्स का, उसको हम कहते हैं फेडरलिज्म। सो इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। तो आप देखिए इमेज में आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे रहा है,
means central government or union government, they draw authority from the constitution itself, and the state governments, they also draw the authority from the same constitution. They are not being empowered by the central government, and rather they are being empowered by द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरलिज्म में। वही यूनियन गवर्नमेंट को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी देते हैं ऑन सर्टेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, और कॉन्स्टिट्यूशन ही स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी देते हैं टू लेजिस्लेट और एग्जीक्यूट ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। In a federal form of government, usually there are 2 or 3 levels of government, right? One for entire country। तो आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट के साथ इसको रिलेट अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा कि एक यूनियन गवर्नमेंट है जो पूरी कंट्री को देख रही है, और फिर स्टेट लेवल पे अलग अलग स्टेट्स में, जैसे हमारी 28 स्टेट्स हैं तो 28 गवर्नमेंट्स अलग अलग से भी जो है वो स्टेट्स को देख रही है। अदर एट स्टेट और प्रोविंशियल लेवल, बोथ दीज लेवल्स एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। और ख़ास बात क्या है फेडरलिज्म की? ख़ास बात यह है कि न सिर्फ गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स हैं, बल्कि उन डिफरेंट लेवल्स की गवर्नमेंट्स की ज्यूरिसडिक्शन भी स्पेसिफाइड है इन कॉन्स्टिट्यूशन, and they enjoy the powers independently. They are not being controlled by the union government, right? So this is the basic concept of federalism. अभी थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करते हैं हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और उससे भी हम समझेंगे कॉन्सेप्ट और मीनिंग फेडरलिज्म का। इन अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, either there is one level of government or the sub units are subordinate to the central government, right? कि जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे है, जैसे कि श्रीलंका मैंने आपको पहले बताया, तो श्रीलंका में क्या है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, वहाँ पे स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, राइट? बट जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो फुली एम्पावर्ड नहीं हैं, दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय देयर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दे वर्क इन सबऑर्डिनेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, विच इज़ नॉट द केस ऑफ द इंडिया। इंडिया में जो है स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो सबऑर्डिनेशन में काम नहीं कर रही हैं यूनियन गवर्नमेंट के। वो क्या कर रही हैं कि वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन में वो भी उतनी ही पावरफुल हैं जितनी कुछ सब्जेक्ट्स में सेंटर जो है पावरफुल है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों के एरियाज़ सब्जेक्ट्स को जो है वो मेंशन किया गया है, तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस नहीं है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट्स। तो जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वही सुप्रीम होती है, और उसी के वो पास ऑन करते हैं ऑर्डर्स स्टेट गवर्नमेंट्स को, और स्टेट गवर्नमेंट्स बाउंड होते हैं उनके ऑर्डर को मानने के लिए, राइट? बट इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। दे डू नॉट वर्क अंडर द सबऑर्डिनेशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे आर आंसरेबल टू पीपल सेपरेटली। जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो आंसरेबल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, बट फेडरल फॉर्म में क्या है वहाँ पे वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं है, बट दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं वो वहाँ के सिटीजन्स के लिए आंसरेबल हैं, बट सेपरेटली, राइट? सो आपको एक बेसिक मीनिंग जो है वो फेडरलिज्म का समझ आया होगा, फेडरल स्ट्रक्चर का समझ आया होगा कि फेडरल स्ट्रक्चर में वेल डिफाइंड ज्यूरिसडिक्शंस होती हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की, वो यूनियन गवर्नमेंट हो और स्टेट गवर्नमेंट हो, जिसको हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं कुछ जगह।
तो हम यहाँ से क्या जनरलाइज हम क्या कर सकते हैं, हम फेडरलिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर्स इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, राइट। तो पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया जाता है एक फेडरल स्ट्रक्चर में। अब फेडरलिज्म के हम टाइप्स पढ़ेंगे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। तो दो तरह की फेडरेशंस देखने को मिलती है। वो दो तरह कौन सी है? वन इज़ कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड अदर इज़ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है? दिस रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स coming together on their own to form a bigger unit, right? तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं वो एक यूनियन बनाते हैं और वो यूनाइट होते हैं। हालांकि वो सभी यूनिट्स इंडिपेंडेंट होते हैं बट दे कम टुगेदर टू मेक देयर आइडेंटिटी एंड टू एंश्योर द सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, ताकि कोई पावरफुल नेशन उनको ओवर पावर न कर ले फ्यूचर में। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो यूनाइट हो जाते हैं एंड देयर बाय पूलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। उससे उनकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया लाइक इंडिया वाज ए ब्रिटिश कॉलोनी, राइट। तो उनको इंडिपेंडेंस हमसे पहले मिला। तो वो 6 इंडिपेंडेंट जो थे नेशंस थे, राइट। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एक यूनियन बनाई और वो इकट्ठा हो गए। तो ऑस्ट्रेलिया की वो यूनियन बनी 6 छोटे छोटे नेशंस को मिला के, राइट। दे कैम टुगेदर वॉलंटियरली, वो इकट्ठे हुए वॉलंटियरली हुए और उन्होंने पावर शेयर की। बट उससे उनको ये पता था कि अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो हमें सिक्योरिटी जो है वो रहेगी, हमें कोई पावरफुल नेशन जो है वो आने वाले समय में और हमें कहीं सबऑर्डिनेशन में न ले ले, राइट। तो इसको कहते हैं हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर्स एट पार विद सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहाँ पे जो 6 डिफरेंट यूनियंस हैं वो सभी की आलमोस्ट इक्वल पावर्स हैं। जो 6 डिफरेंट नेशंस को मिल के ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बनाया, उनकी अलग अलग पावर इक्वल पावर्स हैं, राइट। तो वहाँ पे भी सबऑर्डिनेशन का कोई इशू नहीं है। डिफरेंस ये है कि वो बनी वॉलंटियरनेस पे, वो कोई कंडीशनल बेसिस पे एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े, बट उनका एक ही था ऑब्जेक्टिव कि वो सिक्योर्ड रहें और उनकी आइडेंटिटी जो है वो कायम रहे। यूएस और यूनाइटेड स्टेट्स दूसरी एग्जांपल है। यूनाइटेड स्टेट्स दैट इज़ आल्सो ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। तो वहाँ पे भी ऐसा ही देखने को आपको मिलेगा, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, राइट। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। थोड़ा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस को अगर हम समझें, in this category the central government tends to be more powerful than the constituent units। यहाँ पे वॉलंटियरनेस नहीं होती है। यहाँ पे जो डिफरेंट यूनिट्स हैं वो वॉलंटियरली इकट्ठे नहीं होते हैं, बट उनको होल्ड किया जाता है बाय मेकिंग द सूटेबल अरेंजमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग, राइट। जैसे कि इंडिया, different constituent units of the federation may have unequal powers. Some units are granted special powers, right? Spain, India and Belgium are the suitable examples। अब आप देखिए बेल्जियम की एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। उनको ये लग रहा था कि अगर हम डिसेंट्रलाइज पावर्स को नहीं करेंगे तो मे बी वहाँ पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी वो यूनियन गवर्नमेंट से अलग होने की डिमांड भी रख सकती थी। वो फ्रीडम मूवमेंट्स भी शुरू कर देते थे। तो बेल्जियम टूट भी सकता था, बाइफरकेट हो सकता था, ट्राइफरकेट हो सकता था, राइट। बट उन्होंने क्या किया, दे होल्डेड दीज रीजन्स आर दीज डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स
बाय डिसेंट्रलाइजिंग द पावर्स, उनकी डिमांड्स को पूरा करके कॉन्स्टिट्यूशनली उनको उनके राइट्स देके पावर्स को शेयर किया गया, एंड दे सक्सीडेड इन होल्डिंग देम, एंड सिमिलर इज़ द केस ऑफ द इंडिया, राइट। इंडिपेंडेंस के वक़्त प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रोविंशियल जो थे रीजन्स थे कुछ, तो उन सब को जो है होल्ड करना उस वक़्त की गवर्नमेंट ने एक बहुत रिमार्केबल काम किया था। उन्होंने भी यही टेक्निक अपनाई थी कि हम डिसेंट्रलाइज करेंगे पावर्स को, और कॉन्स्टिट्यूशनली हम स्टेट यूनिट्स को और प्रोविंशियल यूनिट्स को जो है उनको स्ट्रेंथन करेंगे, एंड सो द फेडरलिज्म दैट सक्सीडेड इन इंडियन डेमोक्रेसी, राइट। सो ये दो टाइप्स की जो है हमने फेडरलिज्म समझे। अब हम समझते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। यहाँ से भी आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा। यूजुअली इन ए फेडरल स्ट्रक्चर देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स पे गवर्नमेंट होती है। एक यूनियन गवर्नमेंट हो गई जो एंटायर नेशन के लिए है, देन देयर आर स्टेट गवर्नमेंट्स आर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो स्टेट लेवल या प्रोविंशियल लेवल पे जो है लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रही होती हैं, राइट। और कहीं पे जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स भी होती हैं, लाइक इंडिया। लोकल गवर्नमेंट मीन्स जो गांव और टाउन्स में रहती है, म्यूनसिपैलिटीज़, और सिटीज़ में भी होती है म्यूनसिपैलिटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस एंड पंचायत्स। ये 3rd लेवल की गवर्नमेंट है। दिस इज़ द 3rd टियर ऑफ द गवर्नमेंट। डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स। ये फेडरलिज्म का फीचर है कि 3 लेवल्स पे गवर्नमेंट है, बट तीनों लेवल्स जो हैं वो सेम सिटीजन्स को सर्व कर रहे होते हैं, राइट। इन बट ईच हैज़ इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। गवर्न वो सेम सिटीजन्स को कर रहे हैं, बट उन सब की अपनी ज्यूरिसडिक्शन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से उनको मिलती हैं, कि उससे बाहर उनको पावर नहीं है, बट उसके अंदर उनको कोई इंटरफेयर भी नहीं कर सकता है इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिन पे वो लेजिस्लेट भी कर पाते हैं, उस पे वो कानून भी बना पाते हैं। टैक्सेशन पे भी उनको कंट्रोल है, कोई स्पेसिफिक टैक्सेस हैं जो वो खुद से कलेक्ट कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में भी स्पेसिफिक मैटर्स पे स्टेट्स कॉम्पिटेंट हैं काम करने के लिए, राइट। सो दिस इज़ द 2 फीचर्स ऑफ दिस फेडरलिज्म। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। The jurisdiction of the respective levels or tiers of government are specified in the Constitution. So the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. तो ये जो jurisdiction है ये कौन डिफाइन करता है डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट में, कि इसकी jurisdiction यहाँ तक है, यूनियन गवर्नमेंट ये काम कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट्स का कंट्रोल यहाँ तक है, ये उनकी jurisdiction है। ये कौन डिफाइन करता है? फेडरलिज्म में ये डिफाइन स्पेसिफाई करने की पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को है, ताकि कभी भी पावरफुल लेवल जो है यूनियन गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है, वो स्टेट यूनिट्स को मिसयूज़ ना करे, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, राइट। सो इसलिए अथॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से दी जाती है, तो उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हो जाती है, उनके पास जो अथॉरिटी हो जाती है। अदरवाइज़ अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं होता तो मे बी कोई गवर्नमेंट उनको जो है वो पावर्स देती, अगर उनकी सहमति वाली सरकार होती सेंटर में, या सेम रूलिंग पार्टीज़ होती स्टेट में और सेंटर में, तो उस वक़्त वो स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल होती। बट अगर डिफरेंट रूलिंग पार्टी होती सेंटर में और स्टेट लेवल पे डिफरेंट, तो वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने की उनके पास ज़्यादा संभावनाएं थीं। सो दिस इज़ अनदर फीचर ऑफ फेडरलिज्म। The next is the fundamental provisions of constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल फैब्रिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन का,
उसको यूनिलेटरली कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो चेंज नहीं कर सकता है। नीदर द यूनियन लेवल कैन मॉडिफाई और चेंज द बेसिक फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर द स्टेट यूनिट्स, राइट। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसे किसी भी इशू में जब उनको लगे कि ये चीज़ जो है आउटडेटेड हो गई है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में से इसको हटाना है, तो उस वक़्त न सिर्फ किसी एक या दो स्टेट की बात रहेगी कि इनकी सहमति से यूनियन गवर्नमेंट सक्सीड कर लेगी, बल्कि क्या होगा कि बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी से बिल पास होना चाहिए। और फिर स्टेट्स में अगर आपकी 28 स्टेट्स हैं तो ए मिनिमम ऑफ 50% ऑफ स्टेट्स, दैट इज़ एटलीस्ट 14 स्टेट्स जो हैं उस बिल को सर्वसहमति से पास करने चाहिए, तभी आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई उसके बेसिक स्ट्रक्चर में को आप चेंज कर पाएंगे, राइट। सो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस इज़ अनदर फीचर ऑफ फेडरलिज्म। The highest courts acts as an umpire if dispute arise between different levels of government in the exercise of their respective powers। तो आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस होने से ही सब कुछ नहीं होता है। इन प्रैक्टिस कोई गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी कर लेती है, और अगर किसी सब्जेक्ट पे कभी डिस्प्यूट खड़ा हुआ भी तो कोर्ट्स को ये पूरी पावर देता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो उसमें इंटरवीन कर सकते हैं एंड दे कैन सेटल द डिस्प्यूट विद देयर, एंड देयर द कोर्ट्स डिसीजन इज़ द फाइनल डिसीजन, एंड दिस इज़ अनदर फीचर ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म में कोर्ट्स एक अंपायर की तरह काम करते हैं। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब आप देख लीजिए जो स्टेट यूनिट्स हैं या प्रोविंशियल यूनिट्स हैं, तो उनको सिर्फ अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दे दें, लेजिस्लेटिव पावर्स दे दें, लेकिन अगर उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं हो तो वो खुद से कोई बड़े डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस रखे गए हैं कि स्टेट्स जो हैं वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, और स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स हैं जिन पे वो ऐसा कर सकते हैं, ताकि उनको एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो, एंड स्टेट एट इट्स ओन कैन मेक बिग डिसीजंस फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर पब्लिक, राइट। सो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे फेडरलिज्म के। तो यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रा करेंगे, वो क्या हैं। द फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स। अभी आपने जो भी हमने स्टोरी नैरेट की, इसमें आपने देखा होगा कि फेडरलिज्म जो है वो दो मेन ऑब्जेक्टिव्स जो है उसके लिए काम कर रहा है। पहला, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री। कंट्री में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी कल्चरल कंट्री हमारी, मल्टी रिलीजियस कंट्री हमारी। तो इसको यूनाइट करने में फेडरलिज्म का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, बिकॉज जो पावर शेयरिंग है उसको अकॉर्डिंगली किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि कोई भी न सिर्फ मेजॉरिटी बल्कि माइनॉरिटी में जो रीजन्स हैं, रिलीजन्स हैं, कास्ट्स हैं, उनको भी एम्पावर किया जाता है। तो दैट्स वाई दे रिमेन इंटैक्टेड विद द यूनियन ऑफ इंडिया। इसीलिए हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन भी कहलाते हैं। तो एक ये ऑब्जेक्टिव है, टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ कंट्री, एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटीज़। तो रीजनल डाइवर्सिटीज़ को भी एकोमोडेट किया जाता है बड़ी एफिशिएंटली। हर रीजन की समस्याओं को जो है वो रिजॉल्व किया जाता है ताकि वो इंटैक्टेड रहें यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। इन फेडरलिज्म द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म में क्या होता है कि जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उनकी ज्यूरिस्डिक्शन वेल स्पेसिफाइड होती है। देयर आर वेरी रेयर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सेंटर्स एंड स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ देयर अथॉरिटी, बिकॉज अथॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में
स्पेसिफाइड है, ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। एंड ऑल द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्रॉ अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो मान लीजिए कि अगर यूनियन गवर्नमेंट उनको अथॉरिटी दे रही होती तो वो कभी उनको उसमें वो मिसयूज़ कर सकते थे, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते थे, बट चांसेस इसलिए नहीं है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ही सोर्स है अथॉरिटी देने का। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। कमिंग टुगेदर फेडरेशंस में आपने एग्जांपल पढ़ी ऑस्ट्रेलिया की, यूएस की, स्विट्ज़रलैंड की, और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में आपका बेल्जियम है, इंडिया है। तो बहुत सूटेबल अरेंजमेंट्स किए जाते हैं पावर शेयरिंग के, जिससे कंट्री में जो है उसको यूनाइट रखा जाता है। तो कोई ऐसा मूवमेंट ना शुरू हो जाए किसी रीजनल इशू के कारण कि वो रीजन जो है इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट स्टार्ट कर दे। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड such circumstances, the powers in a federal structure are shared in such a manner that ऐसा कभी चांस क्रिएट ही न हो। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल आपने बेल्जियम भी समझी है और इंडिया की भी एक सूटेबल और बेस्ट एग्जांपल है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि फेडरलिज्म को इंडिया में कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, और ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि किन बिना पे, किस क्राइटेरिया पे और किन क्लेम्स पे हम ये बता पाएंगे कि इंडिया भी एक फेडरेशन है, राइट। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।